बड़ी खबर के साथ पुलवामा से आपको देंगे, जहां सरकारी जमीन पर बने मदरसे को गिराया गया है। दारुल उलूम मदरसे को गिराया गया है, इसे ध्वस्त किया गया है। मार्च 2022 में यहां पर मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी यहां पर ढेर किए गए थे। एक स्थानीय, एक विदेशी आतंकी भी यहां पर मारा गया था। एनआईए ने अपने हाथ में इस जांच को लिया। मुठभेड़ के बाद से ही मदरसे में पढ़ाई नहीं हो रही थी। एजेंसी ने दारुल उलूम की भी तलाशी ली थी और अब इस मदरसे को यहां पर ध्वस्त किया गया है। तस्वीरें सामने आई हैं पुलवामा से, आपको ये अहम खबर दे रहे हैं। सरकारी जमीन पर यह मदरसा बना हुआ था। दारुल उलूम मदरसे को ध्वस्त किया गया है। साथ ही ये भी जानकारी आपको दे दें कि मार्च 2022 में यहां पर एक अच्छी खासी मुठभेड़ देखने को मिली थी। 2 आतंकी उस मुठभेड़ में मारे गए थे। वहीं एक स्थानीय की भी जान गई थी। एक विदेशी नागरिक की भी इस आतंकी हमले में जान गई थी। वो विदेशी आतंकी बताया जा रहा था जो इस मुठभेड़ में मारा गया। वहीं एनआईए ने फिर इस जांच को अपने हाथों में लिया था। मुठभेड़ के बाद मदरसे में पढ़ाई नहीं हो रही थी और एजेंसी ने दारुल उलूम की भी उस दौरान तलाशी ली थी और अब सरकारी जमीन पर इस मदरसे का निर्माण किया गया था, जिसे ध्वस्त किया गया है। चिवई कलान पुलवामा में यहाँ पर मेरे पीछे जो ये मलबा दिख रहे हैं आप, यहाँ पर रात के दौरान पुलिस और रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने एक दरसगाह जो दारुल उलूम है कि जो कि मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स में मुलव्वस था। 2002 में एक एनकाउंटर यहाँ पर हुआ था जिसमें 2 मिलिटेंट जो है वो मारे गए। उसके बाद इसको सील किया गया था। तो आज रात को पुलिस और रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने इस दरसगाह को, जो कि दारुल उलूम है, 3 कमरों पर मुश्तमिल था। पहले ये सरकारी अराजी पर था, तो इस हवाले से इसको डिमोलिश किया गया है, पूरी तरह मुनहदिम किया गया है। इसको पहले ही गवर्नमेंट ने इसको अपनी तहवील में लिया था, तो आज इस पे कार्रवाई अमल में लाई गई है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि पूरा जो है दरसगाह, ये दारुल उलूम की जो 3 कमरे हैं, इसको मस्मार किया गया है और गवर्नमेंट ने ये इसको अपनी तहवील में लिया है क्योंकि ये सरकारी अराजी है। उस हवाले से भी ये कार्रवाई अंजाम दी गई है और मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स में भी इसको मुलव्वस पाया गया है। एनआईए भी इसमें तहकीकात कर रही थी। तो आज इसकी एक और कार्रवाई यहाँ पर इंतजामिया ने अमल में लाई है और इसको पूरी तरह से यहाँ पर मिस्मार किया गया है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, चिवा कलान, पुलवामा। और ईशान हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। ईशान, जिस तरीके से इस मदरसे को ध्वस्त किया गया है और जो जानकारियां इससे जुड़ी हुई हैं, पूरे वाकया को कैसे देखा जाए, क्योंकि यहां पर मुठभेड़ भी हुई थी, विदेशी आतंकी भी यहां पर ढेर किया गया था, 2 और लोकल आतंकी यहां पर ढेर किए गए थे। उसके बाद से ही इस मदरसे की छानबीन भी की गई। एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। कैसे देखा जाए इस पूरे वाकया को, ईशान? देखिए, फिलहाल जो पता चल रहा है वो ये है कि रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने जो है ये कार्रवाई की है। ये जो जमीन थी, ये जो मदरसा था, ये एक सरकार की जो जमीन है उस पे कंस्ट्रक्ट किया गया था और एलिगेशन ये है कि ये गैर कानूनी तौर पर तजवीज़ किया गया था, तामीर किया गया था और जिसके बाद इस पे ऑलरेडी पता हुआ साल मर्डर हुआ था। 2 मारे गए थे, पुलवामा का लड़का और एक फॉरेन पुलिस में मार किया था और तब से इस इलाके में एनआईए ने उसके बाद छानबीन की थी। जो ये मदरसा है, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको भी गिरफ्तार किया गया था और बाकी सर्चेस जो है वो इस मदरसे के आसपास किए गए थे। उसके बाद से ये इन्वेस्टिगेशन जो है इस पर लगातार जारी थी और रेवेन्यू ऑफिसर्स को ये पता चला कि जमीन है, ये सरकारी जमीन है और इस पर ये जो है कहा जा रहा है जो उसको था, जिसके बाद बिल्कुल ईशान, और अब इस मदरसे को ध्वस्त किया गया है। बताया जा रहा था कि सरकारी जमीन पर इसका निर्माण हुआ था। 3 कमरों का ये मदरसा था जिसे अब ध्वस्त किया गया है। बहुत शुक्रिया ईशान जानकारियों के लिए।
और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये दारुल उलूम मदरसे की तस्वीरें जिसे ध्वस्त किया गया था। साल 2022 में यहां पर एक मुठभेड़ हुई थी। विदेशी आतंकी सहित 2 अन्य आतंकियों को इसमें ढेर किया गया था। एक स्थानीय नागरिक की भी उसमें जान गई थी और एनआईए ने उसके बाद इस जांच को अपने हाथों में लिया था। जांच लगातार इस मामले पर हो रही थी और अब ये बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला है, जहां दारुल उलूम मदरसे को ध्वस्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे और खबर शोपियान से, जहां के अलशीपोरा इलाके में मुठभेड़ हुई है। जवाबी फायरिंग में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। अबरार और मुरिफत के रूप में उन आतंकवादियों की पहचान हुई है। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में ये दोनों आतंकवादी शामिल थे। पिछले साल संजय शर्मा की हत्या हुई थी। लश्कर ए तौयबा से ये दोनों आतंकवादी जुड़े हुए थे। संजय शर्मा की हत्या में इन दोनों का हाथ था और अब सुरक्षा बलों ने इन्हें ढेर कर दिया है। दोनों आतंकियों की पहचान अबरार और मुरिफत के रूप में हुई है। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में दोनों शामिल थे और शोपियान में मुठभेड़ में इन दोनों ही आतंकवादियों को ढेर किया गया है। और इस साल फरवरी में पुलवामा के अच्छन गांव में कश्मीरी पंडित सुरक्षा गार्ड संजय शर्मा की हत्या में शामिल आतंकवादी अबरार को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों ने आज बड़ी सफलता इसमें हासिल की है। दिवंगत संजय शर्मा की पत्नी सुनीता देवी और उसके बच्चे इस बात से खुश हैं कि आखिरकार संजय का हत्यारा सामने आया। सुनीता देवी ने कहा कि वो और उनके मासूम बच्चे इस दिन का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार सुरक्षा बलों ने उनके हत्यारे को खत्म कर दिया और इस तरह उन्हें राहत मिली है। उन्होंने मांग की कि टारगेट किलिंग के लिए जिम्मेदार सभी आतंकवादियों को खत्म किया जाना चाहिए। सबको ये पता है, इनको यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की और देश और इंसानियत के 2 दुश्मनों को आज उनके मुकाम तक पहुंचाया जहां पे वहां उनको पहुंचना था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज शोपियान में एक इनकाउंटर के दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। दोनों की जो पहचान है वो मौरिफत और जाजिम फारूक अलायस अबरार के तौर पर हुई है। लेट संजय शर्मा जिनकी किलिंग इसी साल अच्छन में हुई थी फरवरी के महीने में, उनकी किलिंग में वो शामिल था, ऐसा पुलिस ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। ये एक दर्दनाक वाकया था। सिक्योरिटी गार्ड थे संजय शर्मा और उनकी हलाकत हुई फरवरी में। उसके बाद उनकी फैमिली जो आप देख सकते हैं, सुनीता देवी और छोटे बच्चे इनके, वो लगातार जम्मू में मुंतकिल हुए। हालांकि सुनीता जी को फिर सरकारी जॉब भी मिली। सुनीता जी यही चाहती थी, उनके बच्चे भी ये चाहते थे कि संजय शर्मा जिनका कोई भी गलती नहीं थी, किसी चीज में वो इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन बेगुनाह को मारा गया, उनको सजा मिलनी चाहिए। अब सुनीता जी आज हमारे साथ हैं इस वक्त। सुनीता जी, आज हमने ये जो खबर दी थी, क्या कहेंगे? इस घड़ी का इंतजार कर रही थी, कितना दर्द आपने झेला और क्या कहेंगे? सर, मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का ये बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो बेगुनाह किसी को कभी मारना नहीं चाहिए, बेगुनाह उनको मार गिराया। मुझे यही दुख था, जिसने बेगुनाह मेरे हस्बैंड को मारा उस कातिल को भी मारे तो मेरे बच्चे तड़फ रहे थे, जैसे मैं तड़फ रही थी, दर दर की ठोकरें खा रहे थे हम। मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का यही शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उन्होंने मेरे कातिल को मार गिराया। चलो, मुझे भी थोड़ी सी दिल में शांति मिली। जो मेरा कातिल था, बेगुनाह उनको मार गिराया था, उनको मारा था। एक वो बीमार शख्स थे, उनकी कोई गलती कोई कुछ नहीं था। अगर गुनाहगार भी हो, कभी किसी को सर ऐसे मारना नहीं चाहिए। इंसान मारना अच्छा नहीं होता है। इंसानियत बड़ी चीज है कि किसी को, एक जानवर को मारते हैं कितना दुख होता है, फिर एक इंसान को मारना अच्छा नहीं लगता है। मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का, गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं 7-8 महीने से यही वेट कर रही थी सर कि मुझे यही दुख था कि मेरा कातिल भी सामने आए। मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे, ये भी अपने बाप के लिए तड़फ रहे हैं। इतने छोटे बच्चों से बाप छीनना कोई आसान बात नहीं है। कोई उनकी गलती नहीं थी या कुछ गलती थी, हमें बोल देते थे आप ऐसे हो, ये है। और मैंने घर बार भी खोया, इंसान भी खोया, बच्चे भी दर बदर मेरे, मैं खुद दर दर की ठोकरें खाई मैंने। चलो, गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करती हैं, जॉब दी मेरे को, कंपनसेशन दी, मगर दुख यही दिल में नहीं जाएगा मुझे दिल से। जब सुनीता जी, हम पहली बार आपसे, जब आप यहाँ जम्मू आई थी तो मैंने आपसे बात की थी और आपने ये कहा था उस टाइम कि मुझे कुछ नहीं, मुझे उनके कातिलों को, जो आपके पति के कातिल हैं, उनको मार गिराया जाना चाहिए, उनको उनकी सजा, जो उन्होंने गुनाह किया है, पाप किया है, उसकी सजा मिलनी चाहिए। आपको भरोसा था और आज जब ये हो गया है,
उनके कातिल को मार गिराया गया है? सर, मैंने किसी को देखा नहीं था। ये सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया करता है, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने उस कातिल को ढूंढा कि यही कातिल था। जिस टाइम उसने उनको मारा था मैंने किसी को सर देखा नहीं था, तब मेरी आंखों में अंधेरा हो गया, मैंने कुछ नहीं देखा। अगर दुश्मन से दुश्मन भी हो उसको भी मत छेड़ो, हाँ जो कातिल है उसको करना है। बाकी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सर गवर्नमेंट का और सिक्योरिटी फोर्सेस का। सबसे इन्वेस्टिगेशन वालों ने ढूंढा, उसको कातिल को ढूंढा, मार गिराया, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। पुलिस स्टेशन जो भी बहुत बहुत आगे भी आई, उम्मीद है कि हम कश्मीर में जैसे पहले सब लोग रह रहे थे अच्छी तरह से रहें, ये ऐसा ना कभी होना चाहिए। क्योंकि अक्सर में आपके पति रहते थे, ये शुपिया में इनको मारा गया और जो नाम उभर के आया वो अबरार है, जाजिम फारूक अलाइस अबरार। इनके बारे में कोई पता है आपको? नहीं सर, मैं ऐसे किसी पे झूठे इल्जाम नहीं लगाऊं। मैं नहीं इनको जानती थी, ना मुझे पता था। मेरे शादी के 15-16 साल हुए थे, मैं इनको नहीं जानती थी। ये मैं किसी के ऐसे बेगुनाह में किसी को बोल दूंगी, ये भी पाप है मुझ पे। मैं भी, वो भी मेरे भाई हैं, पाप है। चलो मैं उनका शुक्रिया, थैंक यू करती हूँ उनके लिए। इन्वेस्टिगेशन वालों ने उसको ढूंढा कि यही है कातिल, उनके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। कभी भी अगर हालात ठीक होंगे तो आप वापस जाएंगे? बिल्कुल सर, हम अपने घर अम्मी बाप भी वापस जा सकते हैं, मगर हम यही चाहते हैं जैसे हम पहले रह रहे थे अच्छी तरह से, सब लोग ऐसे रहे हैं, पूरी कश्मीर ऐसे रहे, मिलजुल के रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी, कभी ऐसा बिल्कुल नहीं होना, किसी के साथ ना हो ऐसा। कत्ल कभी किसी का नहीं करना चाहिए, बेगुनाह किसी को मत मारो। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो सुनीता देवी है, लेट संजय शर्मा की वाइफ। बहुत ज़्यादा आज उनको रिलीफ मिला है, इनकी आंखों में, उनके दिल में आज थोड़ा बहुत राहत मिली है कि चलो जो कातिल थे उनके पति के, जिन्होंने इनके बच्चों से बाप छीना, उनसे उनका पति छीना, उन कातिलों को आज सज़ा मिली। उनमें से जो एक आतंकवादी है अबरार, उसको मार गिराया गया है। ये थैंक्स कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेस का और ये भी कह रही है कि वो चाहती हैं कि जिन लोगों ने टारगेट किलिंग या इनोसेंट लोगों की वहाँ पे जान दी, उन कातिलों को भी इसी तरह से सज़ा मिले जिस तरह से आज इनके पति के कातिलों को सज़ा मिली है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पंडोह में बारिश से मकान ढह जाने से एक महिला हुई घायल, इलाज के लिए 5 लाख की जरूरत, परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। आपदा का दंश, किराए के कमरे में रह रहा परिवार इलाज के लिए लाहौल घाटी में सब्सिडी खत्म होने से दोगुनी हुई 12 लड़कियों की कीमत। जिला एनजीओ प्रधान ने प्रदेश सरकार से सब्सिडी जारी रखने की लगाई गुहार। मंडी में बारिश और भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो रही आवाजाही के बाद एनएचएआई ने शुरू किया टनल बनाने के प्रपोजल का कार्य। अब टनलों से होकर गुजरेगा मंडी से पंडोह तक 4 लेन। और आगे बढ़ेंगे ब्रेक के बाद। विपक्षी दल आज जम्मू में धरना दे रहे हैं। इस धरने में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, सीपीआईएम और आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पैंथर्स पार्टी, शिवसेना और कुछ सामाजिक समूह शामिल हैं। तो जम्मू में महाराजा हरि सिंह पार्क में आज शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हो रहा है विपक्षी पार्टियों का। जम्मू से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी मनोज कॉल का इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, क्या अपडेट मिल रहा है इस धरने को लेकर? क्या धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है? क्या इसमें संबोधन भी किया जाएगा? सरकार के खिलाफ जिस तरीके से आवाज विपक्षी पार्टियों ने बुलंद की है, उसको लेकर जनता तक किस तरीके से इस आवाज को पहुंचाया जाएगा इन विपक्षी पार्टियों के द्वारा? हक है
3 महकमों का इलाक है। जी हाँ जैस्मिन, जब धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है और कई लीडर यहाँ आ चुके हैं और यहाँ भाषण का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। मैं अपने कैमरा पर्सन को बताऊंगा कि वो आपको दिखा दें कि यहाँ विजुअल्स की अभी जो ये धरना प्रदर्शन है शुरू हो चुका है। कई लीडर आ चुके हैं। कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है वकार रसूल वानी, CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह और कुछ और जो लीडर हैं वो आ चुके हैं। क्योंकि अब जो इंतजार हो रहा है यहाँ पर कि ये जो मेन लीडर्स हैं जिनकी सरबराही में ये हो रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट है, वो भी कुछ देर बाद यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ संबोधन करेंगे। अभी देखा हमने कि यहाँ जितने भी लोकल लीडर्स थे जिन्होंने यहाँ संबोधन किया है, तो अपने संबोधन में वो बार बार यही बात दोहरा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बहाल करना चाहिए। वो साथ ही यहाँ पर ये भी डिमांड लगातार की जानिब से की गई कि जो स्टेटहुड छीना गया है जम्मू कश्मीर का, उसको वापस लाने के लिए, उसको दोबारा रेस्टोर करने के लिए लगातार संघर्ष जारी रहेगा। और अपोजिशन पार्टी जो है अब अपनी तरफ से कोशिश ये करती रहेंगी कि वो जितना भी जोर लगा सकती हैं वो जोर लगाएंगी और सरकार पर ये दबाव बनाएंगी कि यहाँ जो स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर का उसको बहाल किया जाए। और यहाँ जिस तरह से जो हालात है अभी यहाँ पर जो चुनाव नहीं हो रहे हैं, जो मेन मुद्दा है जैस्मिन वो ये है कि जो चुनाव यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, कोशिश यहाँ जो लीडर्स हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर, असेंबली जो है या पंचायत है या फिर ULBs हैं, लोकल लोकल बॉडीज हैं, उनके इलेक्शंस कराए जाएं और यहाँ जो डेमोक्रेसी के साथ जो ये कहा जा रहा है कि अभी इलेक्शंस यहाँ नहीं होंगे, तो लगातार उनकी हम कोशिश करेंगे। यहाँ कांग्रेस के वकार रसूल वानी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वकार साहब, अभी जो धरना है लगातार जारी है, आज लगभग 1 घंटा हो गया है, आखिर क्या कुछ आप संदेश देना चाहते हैं सरकार को? आप सीनियर जर्नलिस्ट है, आपको खुद पता है कि 2018 जून को सरकार गिरी हुई है। उसके बाद सत्यपाल मलिक गवर्नर था, बाद में मरहूम को लाया, अभी सेना साहब को लाया है। मुझे बताओ, अगर ये लोग दावा करते हैं कि यहाँ पे हालात ठीक हैं, यहाँ हमने G20 किया, यहाँ टूरिस्ट फ्लो बढ़ा, तो 10 साल से इलेक्शन क्यों नहीं? ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लोगों के छीन लिए इन लोगों ने, डेमोक्रेसी को रोन दिया इन लोगों ने। यहाँ इलेक्शन करने से बीजेपी डर रही है, उनको पता है जो हमने स्टेट इनकी छीनी उसका बदला लोग जरूर लेंगे। जो यूटी बनाई, इनको ये पता है कि जो हमने बेरोजगारी यहाँ पे बढ़ाई है उसका बदला जरूर लेंगे लोग। इन लोगों ने कौन सा जुल्म नहीं किया हमारे साथ? जो 100-200 साल की गिरदावरियां थी लोगों की, वो गिरदावरियां जो है खत्म कर दी। प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, स्मार्ट मीटर लगाए, दरबार मुंह को खत्म किया, गरीबी इनके राज में दुनिया की बढ़ गई। आज हमारा सेब वाला पिछले साल भी एप्पल वाला परेशान रहा, 15 दिन उसकी ट्रकें रुकाई गई। अब अमेरिका के सेब पे एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई। कौन सा जुल्म है जो ये लोग हमारे स्टेट के लोगों के साथ नहीं कर रहे हैं? ये तो अब सर के ऊपर से पानी चला गया है, तब जाके हम लोग धरने में आए और ये धरने अब चालू होंगे। गवर्नर ऑफिस घेराव होगा, सेक्रेटरीट घेराव होगा, ये शुरुआत है। आप देखेंगे इनकी हालत क्या होगी। बीजेपी कह रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कराना, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा कि अभी इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कल का बयान देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्पोक्स पर्सन है बीजेपी का। जो उनको अमित शाह जी बोलेंगे, जो उनको डोवाल साहब बोलेंगे, वो वही करेंगे। जो बयान उनसे दिलवाया जाएगा वही बयान होगा। आप इलेक्शन कमीशन ने जो यहाँ डिलिमिटेशन की, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में राम मंदिर, उसके बाद गूल है, 150 किलोमीटर एरिया लगाया, हिंदू को अलग और मुसलमान को अलग कर दिया। और जो मैंने उनके पास क्वेश्चन भी उठाया था, किस इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हो? वो तो कठपुतली है बीजेपी का। ये तो बीजेपी जब चाहे तब इलेक्शन होगा, वो चाहते ही नहीं है इलेक्शन हो। ये लूट रहे हैं स्टेट को, तबाह बर्बाद कर दिया स्टेट को।
तो जैसे आपने देखा कि यहाँ जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है वकार रसूल वानी, तो उनका ये साफ कहना है कि अब वो यहाँ जो आज धरना प्रदर्शन हुआ है उसके बाद वो घेराव भी शुरू करेंगे, जो राजभवन का घेराव है, यानी साफ मन बना लिया है जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका पूरा ये मन उन्होंने बना लिया है कि वो जितना उनसे हो सके वो केंद्र सरकार पर दबाव बनाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर दबाव बनाए कि यहाँ जल्दी से जल्दी इलेक्शन जी देखिए, ये वही बात हो गई जिसका जिक्र सुबह भी हम लोग कर रहे थे कि बीजेपी के कंधे पर बंदूक रख के इलेक्शन कमीशन को घेरने की ये पूरी तैयारी है। वही कांग्रेस अध्यक्ष वकार रसूल वानी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो एक कठपुतली है, जो उन्होंने आरोप लगाए इलेक्शन कमीशन पर। और इसी का जिक्र हम कर रहे थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इस तरह की बॉडी के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाना कहां तक सही है, कहां तक तथ्यहीन है, कहां तक ये तथ्यहीन आरोप लगाना सही है इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर। और वही बात यहां पर वकार रसूल वानी भी कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो सारांश है वो यही है कि नाराजगी तो इलेक्शन कमीशन से है और आप इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि वो मुखपत्र है बीजेपी का। हमारी लड़ाई जी हाँ, बिल्कुल। अब देखें कि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे और आपने भी अभी उसके जिसका जिक्र किया कि जो ये अपोजिशन पार्टीज हैं वो ये कोशिश कर रही है कि बीजेपी को निशाना बना के सीधा असली निशाना उनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। लेकिन साथ ही मुझे ये कह रहे हैं, ये कहते हुए कि सरकार के कहने पर ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ चुनाव करा सकता है। यही वजह है कि ये पार्टीज लगातार प्रदर्शन करेंगी। लेकिन बिल्कुल ये बात सही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक स्वतंत्र इदारा है, उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। वो तभी इलेक्शन करवाते हैं उस जगह पे जब वो सारी जितनी भी वहां पर व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में जिक्र करते हैं, उनके बारे में देखते हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन की सबसे बड़ी कोशिश ये होती है जैस्मिन कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो वोट करने के लिए आ जाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन तमाम चीजों को देख ले, भांप ले, उसके बाद ही वो चुनाव कराने का कोई निर्णय ले सकता है। मतदान के लिए, इलेक्शन के लिए जो माहौल है वो अनुकूल है या नहीं, और उसके बाद ही किसी भी राज्य में इलेक्शन कराने का निर्णय इलेक्शन कमीशन द्वारा लिया जाता है। और वही कमोबेश जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। लेकिन विपक्षी पार्टियां ये मान रही हैं, ये आरोप लगा रही हैं बाकायदा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। बीजेपी का इस पर क्या रिएक्शन रहेगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। इस बीच मनोज जी आप नजर बना के रखें, क्योंकि जो मुख्य विपक्षी नेता हैं जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला शामिल है, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती हैं, उन लोगों का आना भी बाकी है। और वो लोग जब इस धरने में, इस प्रदर्शन में शामिल होंगे तो किस तरीके का माहौल देखने को मिलेगा, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हिमाचल का रुख करेंगे। शिमला से खबर है जहां के राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुक्खू की अगुवाई में एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुक्खू सरकार अपने 10 महीने के कार्यकाल के दौरान जिलों में हुए विकास कार्यों की समीक्षा कर रही है। इस बैठक में सभी जिलों के डीसी और एसपी के अलावा मुख्य सचिव, डीजीपी समेत कई आला अधिकारी भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। तो राज्य सचिवालय में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है जहां 12 जिलों के एसपी और डीसी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। 10 महीने के कार्यकाल और उस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की समीक्षा इस कॉन्फ्रेंस में की जा रही है। कई फ्लैगशिप योजनाएं हैं और उन योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है हर जिले में, हर क्षेत्र में, उस पर इसमें मंथन हो रहा है और समीक्षा खासतौर पर इसकी की जा रही है। विकास कार्यों की समीक्षा हो रही है। साथ ही जिलों के एसपी, डीसी भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। वहीं सचिव, डीजीपी समेत आला अधिकारी भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं। आज दिन भर ये कॉन्फ्रेंस चलने वाली है। 25 प्रेजेंटेशन इस कॉन्फ्रेंस में साझा की जाएंगी। शाम को रात्रि भोज है, 7:30 बजे से वो शुरू होगा। लेकिन उससे पहले ये महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस मानी जा रही है क्योंकि हर जिले से यहां एसपी पहुंचे हुए हैं, डीजीपी भी आपको नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू 10 महीने के कार्यकाल में विकास की जो योजनाएं हैं वो कहां तक पहुंची है उसका यहां पर मंथन हो रहा है, निरीक्षण हो रहा है। थोड़ी देर में यहां पर पहुंचेंगे। नहीं, ये तो अभी फैसला होगा और अभी मैं डीसी एसपी की मीटिंग्स में आया हूं और इसलिए हमारी एक रूटीन मीटिंग होती है सरकार बनने के बाद। तो 10 महीने बाद हम इस मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं
पूरा फीडबैक जिलों का लिया जा रहा है, किस फ्रेमवर्क में डीसी काम करेंगे, एसपी काम करेंगे, उस सारी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद अगली रणनीति बनाई जाएगी। थैंक यू। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।